हम लोग पढ़ रहे थे क्या थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। मैंने ऐसे बोला था मैंने क्या नंबर 8 जरूर आना। हाँ ये ठीक है ना। हम लोगों ने कल बात करी थी थर्मोडायनामिक्स, इसकी बात कर रहे थे थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में सर अगर हम लोगों ने सबसे पहले तो टेम्परेचर की बात करी थी कि हम लोग टेम्परेचर चेंज करते थे, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट को केल्विन करते थे, ऐसे तो करते थे, चेंज करते थे, ये होता है। अब उसके बाद में हमने किसकी बात करी थी, बॉयल्स लॉ की बात करी थी, फिर किसकी बात करी थी, चार्ल्स लॉ की बात करी थी, गैलू-सैक लॉ की बात करी थी, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ की बात करी थी, ये सब सारी बातें करी थी, ठीक है। अच्छा बताओ बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, तुम बताओ। आप काफी दिनों में आए थे, फर्स्ट डे आए थे, आपके डॉक्यूमेंट सामने में डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फिर वहां से परमिशन लो, ठीक है। मैं तो सबको ऑर्डर कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, ठीक है। लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर नहीं होगा तो मैं क्या करूँ, ये ठीक है। जितना कोऑपरेट किया सकता है उतना बॉयज का बताओ क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर। और दाब किसमें कांस्टेंट रहता है, प्रेशर। और वॉल्यूम किसमें कांस्टेंट रहता है, गैलू-सैक लॉ इसमें गैलू-सैक लॉ, ठीक है। ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ क्या कहलाता था, ग्राम्स डिफ्यूजन क्या कहता था, ग्राम्स डिफ्यूजन क्या कहता था, बोलो। कहता था रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ, जहां रो क्या होती थी, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी से ऐसे होता था, ऐसे देखा था इसमें ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ। सही, अब उसके आगे ही हम लोग बात करेंगे, है ना, इसके आगे हम लोग बात इसमें मैंने कुछ सीधे खींचने वाली लाइन के बारे में बताया था आपको, सही। वान डेर वाल इक्वेशन हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता लिखा है ना, ऐसे स्वतंत्रता की कोटि, हिंदी बोलते हैं स्वतंत्रता की। देखो ऐसा है, कोई भी चीज है वो कितने डायरेक्शन, बेसिकली जो हम लोगों ने पढ़ी है, हम लोगों ने 3 डायरेक्शन पढ़ी है, एक्स, वाई और जेड। और तुम्हारे कोर्स में सिर्फ 3 डायरेक्शन है, एक्स, वाई और जेड, सिर्फ 3 डायरेक्शन। अगर कोई भी चीज है या कोई एटम है वो कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है,
ताकि प्रोटीन कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है या फिर कितने डायरेक्शन में वो घूम सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमको क्या लेना है, मोनो एटॉमिक गैस लेनी है, मोनो एटॉमिक के बाद में डाई एटॉमिक लेनी है, डाई एटॉमिक, उसके बाद में ट्राई एटॉमिक लेनी है, फिर और वो भी ट्राई एटॉमिक कौन सी, लीनियर वाली, फिर लेनी है ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक। पहले मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, लीनियर, ये क्या होगी पॉली एटॉमिक या फिर ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। देखो मोनो एटॉमिक कैसे, मोनो एटॉमिक का मतलब हो गया जैसे तुम्हारा आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, जिसमें सिर्फ क्या है एक एटम, जैसे आर्गन हो गया और क्या हो गया या फिर क्रिप्टॉन, ठीक है, जीनॉन, ये सब कैसे हैं मोनो एटॉमिक, ये कैसे हैं मोनो। डाई एटॉमिक जिसमें दो हों, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब कैसे हैं दो, डाई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक हो लेकिन कैसे हो लीनियर। अब ट्राई एटॉमिक लीनियर में सर कौन सा उदाहरण है, जैसे CO2, तो CO2 को देखो अगर आप स्ट्रक्चर कभी भी बनाएंगे, कार्बन के 4 एटम, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ ऑक्सीजन, तो ऐसे ही तो बनता है कार्बन, ये लीनियर है, ये कैसा है लीनियर। अच्छा बताओ, अच्छा इसका कैसा होगा C2H2, ये लीनियर होता है कि नहीं होता है, C2H2 लीनियर होता है, पता नहीं इसे का कंफर्म नहीं, फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्म लीनियर होता है, तो अगर लीनियर है तो C2H2, ठीक है, बल्कि इसमें और ट्राई एटॉमिक कहाँ बचा, ये ज्यादा एटम का होता है तभी कहाँ, देखो ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक जिसमें बहुत सारे हों, जैसे NH3, CH4, H2O, जितने बचे उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं ट्राई एटॉमिक या फिर क्या बोलेंगे पॉली एटॉमिक, ठीक है, ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक। अब देखो दो टाइप की मोशन होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है बच्चों रोटेशन या रोटेशन, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा टोटल, ठीक है, एक ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल, एक क्या हो गया टोटल। तो आपको सिर्फ ये याद करना है, बस एक ही चीज याद करनी है, क्या 35-56, सिर्फ क्या याद करना है 35-56, बस 35-56, ठीक है। 35-56 याद करने के बाद भी ट्रांसलेशन में याद रखना 3 होते हैं, हर में सब में 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, ये होता है जो टोटल होता है वो इन दोनों का क्या होता है जोड़। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 3 है, क्या कर दिया हमने, सीधे में लिखे ना, देखो 3 है, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 5, तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, तो यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग याद करना हमेशा स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इससे नोट करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या याद करना है, पहले क्या होता है मोनो एटॉमिक, फिर डाई एटॉमिक, फिर ट्राई एटॉमिक लीनियर, फिर क्या होता है पॉली एटॉमिक और फिर ट्राई एटॉमिक, ठीक है, सीधा सीधा सा पढ़ना। फिर हमें क्या याद करना है सर 35-56, क्या याद करना है 35-56, सर टोटल 35-56 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो मोनो की 3, 5, 5 और ये 6। अब सर ट्रांसलेशनल का मतलब होता है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है सीधा चलना, ठीक है। रोटेशनल का मतलब होता है घूमना, क्या होता है घूमना। अब तुम लोग को कोई भी चीज देखो, सर साइकिल का पहिया देखो सीधा भी चलता है और घूमता भी, तो उसमें दोनों करवाए थे जब मैंने रोटेशन पढ़ाया था, उसमें ट्रांसलेशन भी था और रोटेशनल भी था।
अब सर यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास सिर्फ एक एटम है, सिर्फ एक एटम, जैसे ये सिर्फ एक एटम है, ये एक एटम, ये सर हमारे पास डायरेक्शन कितनी है x y z थी, या तो ये x में जाएगा या y में जाएगा या कहाँ जा रहा होगा, z में जा रहा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ रोटेशनल की, तो एक एटम क्या रोटेट करेगा अपने आप, एक एटम का रोटेशन नहीं होगा। सर यहाँ पर जब मैंने डाई एटॉमिक लिया, डाई एटॉमिक का मतलब ये हो गया कि एक एटम इधर है, एक एटम यहाँ है, और दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, बाउंड। तो ये x में भी जा सकते हैं, y में भी जा सकते हैं और z में भी जा सकते हैं। यानी कि इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो 3 होगी, ऐसे ही इस सब की ट्रांसलेशन क्या होती है, 3 होगी। लेकिन अगर मैं रोटेशनल की बात करूंगा, इसमें रोटेशनल 2 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 3। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें याद क्या करना है, 35 56, ठीक है, 35 56 याद कर लो, और ये याद कर लो इसमें सब क्या होते हैं, 3 3 3 3 3 3, इसमें सब 3 3 3। अगर तुमसे पूछ भी लिया जाए कि बताओ रोटेशनल ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए कितना होगा, तो फ्रैक्शन में 35 56 लास्ट में क्या है 6, तो ये 3 होता ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके तुम्हें इसकी ये सारणी तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी सारणी याद करनी। उसके बाद में बच्चे एक आता है गामा, गामा का फार्मूला तुम्हें बहुत याद करना है, 1 + 2/f, जहाँ f क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, f क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गामा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 + 2/f, जहाँ पर बेटा एक बात और याद रखनी है आपको कि जो गामा का फार्मूला होता है वो होता है Cp/Cv। गामा क्या होता है, Cp/Cv। ये फार्मूला आपको याद करने हैं, हर हाथ में याद करना है। गामा का फार्मूला 1 + 2/f, गामा का फार्मूला Cp/Cv। अभी हम Cp/Cv पढ़ेंगे सर, Cp क्या है, Cv क्या है, ठीक है। दूसरी चीज सर आपको Cv याद करनी है, Cv होता है बेटा R/γ-1 और Cp होता है γ/γ-1, ठीक है। Cp भी याद करनी है, Cv भी याद करनी है। Cp का फार्मूला क्या होता है, γ/γ-1, जहां R क्या है, R वही है, R कौन सा है, R वो है PV = nRT। तो ये R क्या होता था, गैस कांस्टेंट, क्या होता था, गैस, तो वही चीज है। तो ये सब आपको एक तो गामा, ये वैल्यू Cp Cv ये सब होता है। C बेटा स्पेसिफिक हीट होती है एक प्रकार से, ठीक है। जैसे मान लो सर B तो इसका बॉइलिंग हो जाएगा, टेंपरेचर हो जाएगा, और C को देखो, अगर मैं डेफिनेशन के बारे में पॉइंट ऑफ से कहूँ, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसी भी बॉडी का किसी बॉडी पर एक Cv की बात करूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग Cv बोलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना कांस्टेंट प्रेशर पर जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे Cp बोलते हैं, ठीक है। ये अभी मैं पढ़ाऊंगा, Cp भी पढ़ाऊंगा, Cv भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी ये मैंने फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से कह दिया है, Cv का फार्मूला R/γ-1। सर गामा क्या होती है, गामा होती है गामा होता है F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और गामा होता क्या है बेटा, Cp/Cv, ठीक है। एक है मोनो एटॉमिक, एक डाई एटॉमिक, एक ट्राई एटॉमिक लीनियर और एक ट्राई एटॉमिक पॉली एटॉमिक, ठीक है। इसे एक बार उतारो, उसके बाद में फिर इसके अगले की बात करेंगे। इसे उतारो, इस चैप्टर में ना हम लोग डीसी पांडे के हिसाब से नहीं चलते। डीसी पांडे में कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जब एट द एंड जब जो कोर्स खत्म हो जाता है हम लोगों का, तो लगभग सबकी सब कवर हो चुका होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग
ठीक, इसे उतारने के बाद अब जरा एक चीज सर, मैं जानता हूँ सी बी इक्वल टू क्या होता है, आर बटे गामा सर, गामा इक्वल टू मैं जानता हूँ, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रखूँ तो सर सी बी बटे आर बटे गामा की जगह रखा मैंने 1 + 2 अपॉन, और बाद में क्या है 1 से एफ कहाँ जाएगा, तो एफ आर बटे सीबी का फार्मूला होता है आ गया एफ आर बटे, और हम लोग अगर सीपी की बात करें तो सीपी होता है सीबी प्लस आर, सीबी प्लस आर, सीबी होता है सीबी प्लस आर, ठीक है। ठीक, सीबी क्या होता है एफ आर बटे, सीबी के साथ दो फार्मूला, एक फार्मूला अगर मैं कभी भी तुमसे पूछूं गामा के टर्म में सीबी का फार्मूला तो तुम बोलोगे आर बटे गामा, मैं कहूँगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में सीबी का फार्मूला तो आप बोलोगे एफ आर बटे 2, ठीक। दूसरी एक फार्मूला और ऐड करना है, कौन सा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है N/2 एफ आर टी, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है N/2 एफ आर टी, N/2 एफ आर टी, N/2 एफ आर टी। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले सी, फिर बात करी सी, फिर किसकी बात करी गामा, फिर किसकी बात करा इंटरनल एनर्जी, फॉर 1 मीटर, इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मीटर, ठीक। अब देखो सबसे पहले, अब यही सारणी, इसी सारणी को आपको दोबारा बनाना। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सीबी, मुझे सीबी निकालनी है, किसके लिए सीबी निकालनी है, मोनो, किसके लिए निकालनी है, मोनो। अब बताओ मोनो एटॉमिक का, मुरलीधर मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, क्या होती है हमारा, हाँ क्या होती है, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, सिंपल सा 3, तो बोलो ना 56, क्या होती है 3। सर मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, मैं कुछ नहीं करूंगा सर, यहाँ का रखना 3 R/2, तो सिंपल सर क्या होगा 3 R। डाई एटॉमिक के लिए कितनी होती है 5, 35, 56, इसके लिए 6, तो 6R/2 कितना हो जाएगा, सिंपल। अगर तुमसे कभी भी सीबी पूछूं, कोई भी गैस दे दिया, मैंने कह दिया मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ठीक, तो कुछ नहीं करना है, खाली डिग्री ऑफ फ्रीडम 35, 56 याद रखो। जैसे तुम्हारे दिमाग में, जैसे माने इसका था 35, तुम्हारे दिमाग में है 35, 56, 5, तो 5R/2, 5R/2, ये क्या है सीबी, सीबी का फार्मूला। वो तुम कब बता सकते हो, जब आपके लिए सीबी इक्वल टू क्या पता हो, एफ/2, ठीक है। अब सर, अब मुझे क्या निकालना है, सीपी, सीपी निकालने के लिए सीबी में क्या जोड़ दूंगे, आर जोड़। सर अगर मैं इसमें आर जोड़ूंगा, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब शॉर्ट में बता रखा हूँ, ठीक है। 3R/2 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो ए का एल से कितना हो गया 2, तो 3R ऐसे ही, और ये कितना हो जाएगा 2R, तो कितना आएगा सर 5R/2। तो चुपचाप जी जब मैंने जोड़ा, फिर क्या करो, कुछ मत करो, 3 में 2 जोड़ो, 5R/2, 5 में 2 जोड़ो 7R/2, 5 में, इसमें सिर्फ एक ही आर जोड़ो, यहाँ पर क्या है 3R, 3R में एक आर जोड़ोगे 4R, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, सीपी, ये किसकी वैल्यू आ गई, सीपी, सीबी की वैल्यू यहाँ से आ गई, और सीबी से ही क्या आ गई, सीपी, प्लस आर जोड़ दिया, प्लस क्या जोड़ दिया आर, और तुम्हें वैसे याद करना तो खाली नीचे 2 है, 2 जोड़ते रहो, 5 और 3 और 2 5, 5 और 2 7, चाहे तुम प्लस आर करना, यही आंसर आएगा, प्लस आर करोगे तब भी आंसर यही आएगा। अब मैं बात करूँ गामा की, आप बोलो सर मैं तो
सीधे साधा फार्मूला जानता हूँ, गामा बराबर क्या होता है CP अपॉन C। चुपचाप गामा बराबर CP अपॉन C। अब बताओ CP में से जब CD भाग करोगे यानी कि 5/2 में से क्या भाग करोगे 3R, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 5/3, कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 5/, यहाँ पर कितना है 7/, यहाँ पर और यहाँ पर 4/, ठीक है भाग कर देना। अब तुम्हें भाग समझ में नहीं तो दे देखो CP अपॉन CV, CV कितना है CP 5R/2, 3R/2 से 2 कट गया R से, तो कितना आया 5/3, सीधा फंडा 5/3। अब मैं देखो सर ये वैल्यू आ गई, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं इसको इससे भाग दो तो 1.67, 1. इसको भाग दोगे 1.4, इसको भाग दोगे 1. इसको भाग दोगे 1.3, 1. तो सबसे पहली चीज गामा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है ज्यादा, गामा की वैल्यू ऑफ गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और सबसे ज्यादा किसकी होती है मोनो, सबसे कम किसकी होती है ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक, जो कितनी है 1.33। ठीक, अब सर इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है N/2FR, मैंने किसके लिए लिया है एक मोल के लिए। एक मोल का मतलब है n की वैल्यू 1 हो गई, अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो सब्जी चलो ठीक है 1। कौन किसकी बात हो रही है मोनो, मोनो में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 3RT/, बोलो 3RT/, इसकी क्या होती है 5, तो 5RT/, ये 1 मोल के लिए लिया गया। अगर यही किसके लिए लिया कि 2 मोल के लिए, तो n यहाँ पर 2 से क्या करती गुणा करती, यहाँ भी 2 से गुणा करते, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 6R/2 और 6RT/2 यानी कि क्या हो जाएगा 3R, क्या हो गया 3R3, ठीक है 3R3, सही ठीक। अब देखो इसे एक बार उतारूं फटाफट, फिर मैं इसी में से फिर से पूछूंगा, इसी में से मैं फिर से पूछूंगा। CP का फार्मूला समझ में नहीं आया, लेट हो पाए थे, चलो बता दो। ठीक है उतारिए। अब
टीचर थे विनोद मोतियार। मुझे मेरी ज़िंदगी का जो टीचर ने मुझे पढ़ाया सबसे फेवरेट टीचर थे, सबसे अच्छे टीचर लगे। वो क्या करते थे, पूरे क्लास में एक क्वेश्चन कराते थे, सिर्फ एक क्वेश्चन बस, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाते थे, सिर्फ एक क्वेश्चन कराते थे बस पूरी क्लास में। और उस एक क्वेश्चन पे ऐसा क्वेश्चन होता था कि उससे पूरे के पूरे चैप्टर गायब हो जाता, चैप्टर से कोई सा, और हर बच्चे की डैश पे आगे बढ़ा दें। हमारे तो स्ट्रेंथ था ना 30 बच्चों की स्ट्रेंथ रहती थी क्लास में, 30 ही बच्चे थे, क्योंकि जो एक हमारे क्लास में जो विकलांग कोटा था वो था नहीं, तो बच्चे ने एडमिशन लिया था, विकलांग कोटा पर एडमिशन लिया नहीं था। स्वतंत्रता सेनानी का कोटा, उस पर भी एडमिशन नहीं लिया था किसी ने, ठीक है। तो ये सब थे, तो उस चक्कर से तो वो बताते थे, और बहुत आराम से बहुत पहले ही उन्होंने सिलेबस भी खत्म कर दिया, सिलेबस बताना बहुत बड़े थे और बहुत अच्छा पढ़ा, हर बच्चे के जाके क्लास में हो गया ये, ठीक है। ठीक, अब देखो ए सबसे पहले कहाँ से लगता रहा है, आप तीनों पीछे, ठीक है, नीचे नहीं देखना, ठीक है, कॉपी में देखो, ठीक है। मुझे बताओ सीवी का फार्मूला गामा के तरफ में, सीवी का फार्मूला गामा के तरफ में, नीचे नहीं देखना है, सीवी का फार्मूला गामा के तरफ में, आप बताओ मुझे सीवी का फार्मूला गामा के तरफ में, तुम चारों बताओ दे, सीवी पी अपॉन सीवी का फार्मूला वो आर अपॉन, आप बताओ सीवी का फार्मूला गामा के तरफ में क्या होता है, सीवी का फार्मूला गामा के तरफ में गामा माइनस, ठीक है, याद तो करना पड़ेगा, हमने कहा याद करना पड़ेगा। सीवी का फार्मूला आर अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, गामा माइनस 1, ठीक है। पीछे आप बताओ क्या नाम है, कहूँ नाम है, बामिक नाम है, बामिक आप बताओ मुझे गामा का फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के तरफ में, गामा का फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के तरफ में, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ है ना, बताओ तुम, सीवी मैंने पूछा ही, मैंने पूछा गामा का फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम में, गामा इसका 2 1 + 2 अपॉन, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब बताओ तुम दोनों पीछे, सीबी का फार्मूला सीबी की तरफ में, सीबी का फार्मूला सीबी की तरफ में, होता ना, ये तो है सिंपल सा फार्मूला, ठीक है। अब तुम दोनों फिर से बताओ, मुझे बताओ बेटा, मैं फार्मूला आपको लिखा कर रहा हूँ, सीवी का फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ में, सीवी का फार्मूला डिग्री ऑफ 2, सही, क्या फार्मूला है, FR/2, ठीक है, चलो सही। अब मैं पूछूंगा, ठीक है, अच्छा अब आप बताओ, नाम क्या है आपका, महक, हाँ महक बताओ, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीबी की वैल्यू क्या होगी, कितनी, वो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मैं सीबी की वैल्यू पूछ रहा हूँ, सीबी की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होगी, नहीं पता, बामिक क्या होती है, क्या खालू पे घर का आए हो, ये बताओ, हाँ
से बोले बस बोले आई रहा होगा, मेरे यानी आई नहीं होगी, दिक्कत देता है। तुम बताओ बेटा, सीबी की वैल्यू मूल एटॉमिक किसकी लिखो? 3r/2। सर एफ की जगह मुझे लिखना है ना 3r/2। ट्राई एटॉमिक के लिए सीबी की वैल्यू पॉली एटॉमिक के लिए क्या होगी? क्या होगी? 4r। क्या होगी सर? 4r। ठीक है, अब बताओ 2 मोल के लिए, किसके लिए? 2 मोल के लिए 2 मोल गैस के लिए डाई एटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? सर 10 सर 2 into 5RT इनटू देखो एन, ये तो होता था NFRT बटे ये 2, ये 5 और 2 10 RT बटे 2 या फिर 5RT या फिर क्या कहते हैं हम लोग 5RT, ठीक है, या फिर 5RT। अब देखो सर जी, इसके बाद में और जो है वो सब हम लोग जब KTG पढ़ेंगे ना उसके साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अगर इतना याद हो गया है सही, ठीक है। अगला है करना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देखो अगर आपके पास में मान लो थर्मोडायनामिक्स के किसी चीज़ के अगर किसी के नोट्स हों या कोई किताब हो या कुछ तुम्हारे लिखे हो तो उसको दिक्कत मत लेना। दिक्कत आप तब लेना जब अपना कोर्स खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद में आपको लगे कि अरे अपन ने ये नहीं पढ़ा, तो अगर अपन ने वो नहीं पढ़ा है तो उसका एक रीजन एक ही हो सकता है कि वो कोर्स से हट गए, ठीक है। वो चीज़ तो नहीं पढ़ी है तो इसका मतलब वो कोर्स से हट गया। जैसे हमने पिछली बार पढ़ाया था तो मैंने रेनॉल्ड्स नंबर नहीं पढ़ाया, रेनॉल्ड्स नंबर कोर्स में क्यों पढ़ाया, ठीक है भाई। अब जिस हिसाब से चल रहे हैं शेड्यूल के हिसाब से अपन लोग उसी हिसाब से आराम से चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये कहा गया डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q का मतलब है दी गई ऊष्मा, गिवन हीट, इसे बोलेंगे गिवन हीट। इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब है वर्क, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इसका मतलब है डेल्टा W का मतलब क्या होता है? वर्क, ठीक है, ये वर्क। अब देखो सर ये है क्या? डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। जैसे मान लो ठीक, आपके घर वालों ने आपको 1000 रुपये दिए, ठीक है। अगर आपके घर वालों ने आपको 1000 रुपये दिए और आपसे कहा कि इसकी वो चीज़ खरीद लाना, और उन्हें नहीं पता कि उसका रेट कितने, ठीक है। फिर उन्हें नहीं पता कि हाँ 1000 रुपये में आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने 800 रुपये की चीज़ खरीदी, यानी कि तुमने कार्य कितना कर दिया? 800। तो तुम्हारे पास कितनी एनर्जी? वो क्या है तुम्हारी इंटरनल एनर्जी। तुम अपने पास रख लो, नहीं रख लो, वापिस दे देते हैं, वापिस दे देते तो बेटा तुम आइडियल बच्चे हो, ऐसे बच्चे हो। और आइडियल इस दुनिया में कुछ आइडियल सही, जितना भी चीजें जिसमें पढ़ रहे हैं हम लोग आइडियल की बात करते हैं, आइडियल तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वही है
होगा, जैसे मान लो मैंने पेट्रोल वाली मेरी गाड़ी है, मैं इंजन चलाता हूँ, पेट्रोल वाली गाड़ी चलाता हूँ, मोटरसाइकिल पे मैंने जितनी ऊष्मा दी जो इंजन से प्रोड्यूस हुई, उसने क्या किया, गाड़ी को चलाने में कार्य खत्म कर दिया, और जितनी बची वो सब कहाँ चलेगी, इसकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हालांकि गाड़ी में तो वेस्ट हो जाती है, गाड़ी में वेस्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो मैंने कहा किसमें बदल गई तुम्हारी इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हर जगह जगह इस इक्वेशन का यूज होगा। अगर मैं इसमें डेल्टा यू निकालूंगा तो डेल्टा डब्ल्यू को उस तरफ पटकूंगा, तो ये हो गया डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा यू निकालूंगा तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये हो गया सही। इसे उतारने के बाद में नीचे लिखना, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, हीट एडेड, हीट एडेड टू द सिस्टम। अगर मैं सिस्टम को हीट दूंगा, तो डेल्टा क्यू तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा क्यू क्या होगा, मैं सिस्टम को क्या दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, तो डेल्टा क्यू क्या होगा। अच्छा, फिर सेकेंड लाइन में लिखना, हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो जो डेल्टा क्यू होगा बच्चों, वो नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव। अगर मैं हीट दूंगा सिस्टम को तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मैं हीट निकालूंगा उससे तो क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव, ठीक। फिर नई लाइन से लिखना, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम कार्य करेगा, जो भी तुम्हारे पास सिस्टम है, अगर वो कार्य करेगा, ब्रैकेट में लिख लेना, वॉल्यूम क्या हो, इंक्रीज हो, वॉल्यूम हो इंक्रीज, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, वॉल्यूम होगा इंक्रीज, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वर्क डन होगा पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में वर्क डन ऑन द सिस्टम, अभी क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम का मतलब है सिस्टम के ऊपर कार्य करना हूँ, सिस्टम के ऊपर कार्य करना हूँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू इज लेस देन जी, ठीक है, ये होता है। अगला लिखना, इफ टेम्परेचर राइज द सिस्टम, इफ टेम्परेचर राइज द सिस्टम, अगर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो डेल्टा यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। इफ टेम्परेचर राइज द सिस्टम, तो डेल्टा यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल, इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल, अगर टेम्परेचर क्या हो, फॉल हो, मतलब नीचे गिरे, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। सच्ची ये याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम अगले पढ़ेंगे तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। इतनी बार ये चीज आएगी, इतनी बार आएगी कि तुम्हें ये अपने आप याद हो जाएगा, सही है। अब देखना, जब हम लोग ये चैप्टर खत्म कर रहे होंगे, उसके बाद मैं तुमसे ये सब पूछूंगा और ये तुम सब बता दोगे। अभी मैं तुमको याद नहीं करा रहा हूँ, कतई याद नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, ये सब तुमको याद हो जाएगी एक एक कर, ये सारे सिस्टम ठीक है। अगला हेडिंग कर, वर्क डन
बाय ए थर्मोडायनामिक सिस्टम, वर्क डन बाय ए थर्मोडायनामिक सिस्टम, वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक्स सिस्टम। सर ये समझ में नहीं तो ऐसा मैंने मान लिया हमारे पास में ऐसा कोई सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर के पास एक पिस्टन बनी हुई है, जो हम ये पिस्टन मानते हैं, इस पिस्टन को हम मानते हैं फ्रैक्शनलेस। पिस्टन कैसी है? फ्रैक्शनलेस, फ्रैक्शन नहीं, ठीक है। मतलब ये ऊपर नीचे आराम से आ जा सकती है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन नहीं। अगर इसमें फ्रैक्शन नहीं है सर, पहले ये मान लो पिस्टन यहाँ, इसका वॉल्यूम था BI, इनिशियल वॉल्यूम B। अब सर जब इसके अंदर कार्य हुआ, इसने कार्य किया, तो इसका सिस्टम क्या हो गया? बढ़ गया। ये क्या हो गया? अब वॉल्यूम हो गया, वो क्या हो गया? फाइनल। फाइनल देखो बढ़ गया, पहले इतना है, अब बढ़ के इतना हो गया, तो अब वॉल्यूम बढ़ गया। पहले वॉल्यूम क्या था? कम था। पहले वॉल्यूम क्या था? कम। तो सर अगर मैं वर्क डन की बात करूं, वर्क डन की बात, सर वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सीधी बात करूं सर, छोटा सा वर्क डन तो फोर्स और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिंपलिसिटी मैं ये जानता हूं। अब मैं जानता हूं प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो सर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। सिंपल सी बात सर, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर प्रेशर जो था मेरा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया। उठा के जब मैंने यहां पर रखा PA dx, ठीक है सर। एरिया कौन सा? ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया है A, ऊपर वाली सरफेस है इसका एरिया। मैंने कहा था ये छोटा सा इंक्रीज हुआ था, कितना सा इंक्रीज हुआ है? dx। अब मुझे बताओ सर, अगर मैं इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करूं, आयतन में, आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल या एरिया गुणा लंबाई या डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो तुम्हारा है ना ADX, ये क्या बन जाएगा? D, एरिया इनटू लंबाई, ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। तो मैं इसको लिखूं तो DW इक्वल टू P इनटू D। कहां से कहां तक गया है? तो पहले वॉल्यूम क्या था? इनिशियल से लेके सीधे ये। सर मुझे क्या ये याद करना है? कब तक याद नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ ये कहाँ से आया है, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लास्ट में जब सारे फार्मूलाज की एक सारणी आएगी, वो सारणी तुम्हें बोर्ड पर बनेगी, वो बस खाली तुम्हें सारणी याद करनी है बस। और तुम्हें ये फार्मूला कैसे निकल के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। अब देखो सर, मैं तो बस सीधे साधे जानता था PV इक्वल टू क्या होता है? तो सर PV इक्वल टू NR, तो P इक्वल टू NRT बटे उठा के अगर मैं P की जगह यहाँ रखूँ तो वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा NRT बटे B, B इनिशियल से लेके B फाइनल इनटू सर NRT मेरा कॉमन हो गया, यहाँ बचा BI से लेके B फाइनल तक, 1/B और ऊपर क्या बचा? सर इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है L, ठीक है, L। यहाँ पर हो जाएगा, मैं लास्ट लिख दे रहा हूँ, B फाइनल अपॉन B, B फाइनल अपॉन B। सर जो वर्क डन का फार्मूला आया मेरा, इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो वर्क डन का फार्मूला आया NRT B फाइनल अपॉन B इनिशियल, ठीक है। NRT B फाइनल अपॉन B इनिशियल, ठीक है। जो मेरा ये वर्क डन का फार्मूला आया वो ये है, ठीक है। वर्क डन का फार्मूला बनता है, हाँ
अब सर जी अगर मैं तुम कभी भी ln को खत्म करोगे, ln को क्या करूँ मैं, तो ln को खत्म करता हूँ तो 2.303 nRT log 10 v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ये फार्मूला मेरा बनता है, ठीक है, ये बनता है मेरा लास्ट में फार्मूला, ये बनता है। अभी सिर्फ इतना होता है, अभी इतना होता है, मुझे पता था कम समझ में आया ये कहाँ से आ गया, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं, ठीक है, सिर्फ इतना होता है। देखो ये वर्क डन के लिए फार्मूला होता है, ठीक है, हाँ ये होता है, ये होते हैं, ये होते हैं, या फिर तुम सीधे याद करो तो सीधे भी याद कर सकते हो कि वर्क डन का जो फार्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन खत्म हो गया पी डेल्टा बी, ऐसे भी आता है, ये हो गया ना पी डेल्टा बी, वर्क डन के लिए ये फार्मूला। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी, ये बर्तन का फार्मूला हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है NCVT, NCVT, ठीक है, या फिर अगर मैं कहूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो NCV डेल्टा, ये गांठ मांगो, ये याद करना ही करना। जहां पर भी कोई सा प्रोसेस हुआ, कुछ भी हुआ, जहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात आएगी, आपको कतई आंखें बंद करके बोल देना है सर NCV डेल्टा T, वो बात अलग है। मैं CV की जगह R बटे क्या कर दूं, गामा माइनस, वो बात अलग है कि सर मैं CV की जगह क्या लिख दूं, R बटे गामा माइनस, ये लिख सकता हूं ना, मैं लिख सकता हूं CV की जगह, या तो ये लिखूंगा या फिर ये लिखूंगा, ठीक है। एक चेंजमेंट और आता है, वो बाद में बताऊंगा, वो बाद में, ठीक है। डेल्टा NR डेल्टा T बटे गामा माइनस पर, या तो ये लिखूंगा, बस ये, बस आपको बस यही फार्मूला याद करना है सर। वर्क डन के लिए आपको क्या याद करना है, कुछ नहीं, खाली P डेल्टा B, खाली क्या याद करना है, P डेल्टा इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T, बस NCV डेल्टा T, बस ये याद, ठीक, सिर्फ इतना याद करना है। बता लिया? अब हम लोग बात करें
ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस। आज तुम्हारे डीसी पांडे का सही काम नहीं आएगा, दूर बंदे का तुम डीसी पांडे खोलोगा तो समझ में नहीं आएगा कि अभी क्या चल रहा था, अब क्या चल रहा है, थोड़ी देर बाद क्या चलेगा, कुछ समझ नहीं। ठीक है सर, आइसोबैरिक प्रोसेस। सबसे पहले आइसोबैरिक प्रोसेस बताओ आपकी क्या कांस्टेंट होगा? आइसोबैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट क्या होगा? अच्छा ये मैंने बताया नहीं ना, लिखना आइसोबैरिक प्रोसेस में, इन आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट, इन आइसोबैरिक प्रोसेस क्या कांस्टेंट होता है बच्चों? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कौन सा ला है बताओ? प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा ला है? हाँ बताओ मैं, कौन सा ला है प्रेशर कांस्टेंट है? चांद पर बात बताया था, चांद क्या है? चार्ल्स। कौन सा ला है? चार्ल्स। रात कांस्टेंट है। और बॉयल्स लॉ में क्या होता है कांस्टेंट? टेम्परेचर। ठीक है, तो चांद पर बात, तो इसमें प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। सर अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा चार्ल्स लॉ है, अगर ऐसा है तो देखो सबसे पहले इसके जितने ग्राफ थे वो मैंने बना दिए थे जब प्रेशर कांस्टेंट होता था। चार्ल्स लॉ में सारे ग्राफ मैंने बना दिए थे, पी और बी का, आर और पी का, सबके ग्राफ बना दिए। अगर मैं इसमें बात करूँ सर वर्क डन, सबसे पहले मैं क्या लिखूँ? वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? पी डेल्टा बी। पी डेल्टा बी। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। ये यहाँ क्या हो गया? डेल्टा बी। ठीक है, तो चेंज इन वर्क डन का फार्मूला हो गया, या वर्क डन का फार्मूला हो गया पी इंटू डी। पी इंटू डी। सही। मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा? एन, अरे कुछ याद ही नहीं करना है, एन सी डेल्टा डी। मैंने कहा आंख बंद करके जहां पर भी डेल्टा यू है एन सी डेल्टा डी में जाओगे बेटा। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी इंटू डेल्टा। ठीक है, डेल्टा बी भी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। और ये भी क्या है? ठीक है, अब मुझे अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि सर जी डेल्टा क्यू का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा, ये होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा। सर डेल्टा यू का मैंने फार्मूला रखा एन सी बी डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या रखा? पी डेल्टा पी डेल्टा बी। तो डेल्टा क्यू बराबर ये है। अब इसमें देखो एक चेंजमेंट में आता है, इसी के अंदर हम लोग जानते थे आइडियल गैस इक्वेशन से क्या होता है? P डेल्टा बी बराबर एन आर डेल्टा। सर अगर इधर डेल्टा बी चेंज हो रहा है, इधर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इधर क्या चेंज होगा? कुछ ना कुछ तो टर्म चेंज होगा। अब यहाँ पर एन बी कॉन्स्टेंट है, आर बी कॉन्स्टेंट है, तो मैं चाहूँ तो पी डेल्टा बी को क्या लिख सकता हूँ? एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा, अगर मैंने यहाँ पर इसकी जगह लिखा एन आर डेल्टा टी, इस जगह क्या लिख दिया? एन आर डेल्टा टी। इन दोनों में क्या कॉमन है सर? एन डेल्टा टी कॉमन है, तो क्या आया? सी बी प्लस आर। क्या आया? इधर सी बी और इधर आर, तो चुपचाप मैंने सी बी प्लस आर को क्या लिख दिया? सी। तो फार्मूला क्या आया? एन सी बी डेल्टा टी। अब सबसे पहले प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक। कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट? प्रेशर। प्रेशर के लिए सर बर्डन का फार्मूला पी डेल्टा बी या फिर एन आर डेल्टा टी, दोनों लिख सकता हूँ। या तो मैं पी डेल्टा बी लिखूंगा या फिर एन आर डेल्टा टी लिखूंगा। सर इसमें इंटरनल एनर्जी का फार्मूला सदा लगा है एन सी बी डेल्टा टी। सर डेल्टा क्यू बराबर क्या हो गया? एन सी बी डेल्टा टी। ठीक है, ये ला हो गया कौन सा हमारा? आइसोबैरिक प्रोसेस। ये ला हो गया हमारा आइसोबैरिक। आइसोबैरिक के बाद में
अब हम लोग बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस की। इसे कर लो, मैं आइसोकोरिक की बात करूँ। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो बताओ मुझे वॉल्यूम कौन से ला में कांस्टेंट है? कौन से ला में? वॉइस नहीं है तो वॉइस में क्या कांस्टेंट रहता था? टेम्परेचर क्या कांस्टेंट रहता है? इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? कौन सा ला है? कौन सा ला है? सिंपल सी बात सर। अब मुझे बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट सर वर्क डन का फार्मूला T डेल्टा V। क्या यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है? क्या यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा तो डेल्टा V की वैल्यू सर क्या है? 0। तो वर्क डन V क्या है? 0। वर्क डन क्या हो गया? 0। सिंपल सी बात सर। अगर मैं बात करूं, बताओ एक चेंज इन एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाँ, अब तुम खड़े हो तो ये पूछो, खड़े तो हो, अरे खड़े हो गए। इनमें से मैं किससे पूछूं? सब बता देंगे तुम्हें छोड़ के। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम जिससे मैं उससे पूछूंगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है ना? चलो क्या होता है? क्या सही हो नहीं? NCV बैठ जाओ, याद करो भाई, ऐसे कैसे काम करोगे बताओ? NCV डेल्टा सर, चुपचाप मैंने NCV डेल्टा T लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जानता हूँ क्या? डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा सर डेल्टा W मेरा 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि सर इसमें डेल्टा Q किसके बराबर है? डेल्टा U के। डेल्टा U के। और अगर मैं लिखूं सर तो अगर मैं लिखूं तो डेल्टा Q को भी डेल्टा U के बराबर है और ये भी क्या NCV डेल्टा T हो जाएगा। सर अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कहीं डेल्टा Q की जो वैल्यू है वो NCV डेल्टा T ना लिखी, NR डेल्टा T बटे गामा माइनस 1 लिखी है, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर यही वैल्यू कहीं पर, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, वो चेंज होगा नहीं, ये सही, ठीक है। तो डेल्टा Q किसके बराबर है? डेल्टा U। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? बताओ वर्क डन किस में 0 होता है? आइसोकोरिक ला कौन सा? उसके बाद में अगला प्रोसेस डालेंगे हम। आइसोथर्मल
इसमें तो पेंसिल है। टेम्परेचर क्या होता है? नीचे तुम तीनों बताओ कौन से लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट? बॉयल्स लॉ। क्या बॉयल्स लॉ है ना? यस सर, बॉयल्स लॉ। सही। चांद पर बात बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर। सर बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। अब मुझे आप बोले सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान रखना टेम्परेचर कांस्टेंट है। सर वर्कडन का फार्मूला था P डेल्टा V, यहाँ पर मैं dV लिख दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा वर्कडन हुआ 1 से लेके 2 तक। सर तुमने जो आपने जो लिखा था P की जगह वो मेरा फार्मूला आया था nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। सर जब इसे मैंने लॉग के टर्म में लिखा था तो 2.303 nRT log 10 V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू मेरा क्या होता है सर? nRT। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इधर की पूरी वैल्यू क्या हो गई? अगर इधर की पूरी वैल्यू कांस्टेंट तो PV बराबर सर कांस्टेंट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ P1 V1 बराबर P2 सर अगर मैं P2 को नीचे लाऊं तो P1 बटे P2 बराबर V2 बटे। ठीक है, 2 का मतलब क्या है? फाइनल। 1 का मतलब क्या है? इनिशियल। P में क्या है? इनिशियल बटे फाइनल। सर अगर मैं इसी चीज को अगर अपन लोग लिखें तो अपन लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर P इनिशियल P फाइनल B फाइनल B उठा के अगर मैं यहाँ पर B फाइनल अपॉन B इनिशियल, ठीक है, रखना चाहूँ तो B फाइनल अपॉन B इनिशियल के लिए P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो वर्कडन का फार्मूला nRT ln P इनिशियल अपॉन B या फिर 2.303 nRT log 10 P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो इसमें तुम्हें वर्क करने के लिए 4 फार्मूला याद करना। ठीक है, अगर बालून के रूप में पूछा जाएगा, इस रूप में बालून के रूप, तो सर इन दोनों में से कोई एक रखूं। ठीक है, और अगर प्रेशर के रूप में पूछा जाएगा तो इन दोनों में से कोई एक रखूं। ठीक, दूसरी बात मैं सर इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसमें टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज। अगर इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब सर मैं कुछ नहीं जानता हूं। डेल्टा T क्या होगा? 0। जब यही 0 तो डेल्टा U भी 0। अगर डेल्टा U 0 सर फार्मूला इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा। अगर डेल्टा U ही 0 हो गया इसका मतलब डेल्टा Q सर किसके बराबर होगा? डेल्टा W के। ठीक है, तो डेल्टा W के कितने फार्मूला है इसमें? 4। एक प्रेशर के टर्मोलॉजी में और एक बालून के टर्मोलॉजी। बालून के टर्मोलॉजी में क्या है? B फाइनल अपॉन B इनिशियल, और प्रेशर के टर्मोलॉजी में क्या है? P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ठीक है, इसमें क्या 0 होता है? इसमें 0 होता है डेल्टा U, क्योंकि यहाँ पर था सर जी NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T। सिंपल सी बात। एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए जैसे ये बोतल है, ये एडियाबैटिक लग है तो आइडियल नहीं है, मतलब आइडियल बिना कुछ नहीं होता। ये लगभग क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब ये है कि सर अगर तुमने इसमें कोई गर्म चीज रख दी तो वो अधिक
टाइम तक गर्म रहेगी, ठंडा रख दिया तो ठंडा रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए देखो, ऐसा है कि मान लो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। अब बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से अगर कम है, ठीक है, तो धीरे धीरे अंदर से ऊष्मा कहाँ जाएगी? बाहर की ऊष्मा। और बाहर अगर कम है अंदर से तो बाहर से कहाँ आएगी? अंदर की। तो इसमें होता है हीट एक्सचेंज जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट एक्सचेंज क्या होगी? जीरो। यानी कि ना तो अंदर से बाहर हीट जाएगी और ना ही बाहर से अंदर हीट आएगी। यानी कि सर इसमें हीट एक्सचेंज हो जाती है जीरो। अगर इसमें हीट एक्सचेंज जीरो हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि ना तो इसमें हीट दी जा सकती है और ना ही इसमें हीट सर इसमें कांस्टेंट क्या रहता है? इसमें कांस्टेंट रहता है पीवी गामा। पीवी गामा बराबर इसमें कांस्टेंट जो रहता है वो रहता है पीवी गामा अपॉन, ठीक है। पीवी गामा बराबर कांस्टेंट ये है, ठीक है। इसकी लिए बहुत चर्चा होगी, अभी हम खाली ये बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है? डेल्टा क्यू क्या होता है? जीरो। डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये है सर डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू कह दूं मैं, या फिर डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू कह दूं, कुछ भी कह दूं। अरे चाहे मैं ऐसे नेगेटिव बोलूं चाहे सर, अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे भी भी तो लिख सकता हूँ सर, ठीक है। मैंने ऐसे पॉजिटिव कर लिया, उसे क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब देखो पैसे लग रहा है क्या? चश्मा लगाने लाइटिंग छोड़ दो। डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा यू, सर माइनस डेल्टा यू होता है एन सी डी डेल्टा डी, ठीक है। अब देखो कौन सी बात लिखना, एन सी डी डेल्टा टी को सर मैं लिखूं तो आर बटे गामा माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं सर। अगर मैं एन आर डेल्टा टी को लिखना चाहूँ मेरी तो लिख सकता हूँ सर, एन आर डेल्टा टी को क्या लिख सकता हूँ? पी डेल्टा वी, ठीक है। ये सब इसके फार्मूला में ठीक है बेटा। डेल्टा वी का मतलब क्या है और यहाँ पर डेल्टा टी का मतलब क्या है? यहाँ पर मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा यू बराबर माइनस एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये तो होता है। अगर मैं इस माइनस को अंदर ले लूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, एन आर ये क्या था? गामा माइनस 1 एन आर गामा माइनस 1 टी इनिशियल माइनस टी माइनस कहाँ गया? अंदर। तो ये क्या हो गया? माइनस का, और माइनस अंदर गया तो ये किसका हो गया? ये अरे माइनस की मैंने गुणा कर ली, अंदर गुणा कर ली, इस माइनस को कहाँ ले गया? अंदर। तो ये माइनस का हो गया और ये किसका हो गया? ऐसे ही अगर सर मैं यहाँ पर करना चाहूँ अगर मैं यहाँ करना डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस पी बटी, यहाँ पर क्या लिखूंगा? बी फाइनल माइनस, या फिर माइनस की अंदर मल्टीप्लाई किया तो बी इनिशियल अपॉन
ठीक है, ये होता है। चाहे ये फार्मूला याद करो, ये फार्मूला याद करो, ठीक है बेटा, ये आया तो वहीं से फार्मूला है सब, सब फार्मूला बन बन के तो वहीं से आ रहे हैं सारे फार्मूला। हाँ, सब एक ही से निकलने। अब आपकी तबीयत ठीक है तो घर पे ही इलाज चल गया था या फिर अस्पताल में ही मिल लो? आपका डॉक्टर तो नहीं है आपके? डॉक्टर के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। एक लड़की है, उसके बाद डॉक्टर है यहीं पर, वो कह रही सर मैं तो छोटा मोटा बुखार आता है तो घर वालों को बताती नहीं, बता दिए वो कंपाउंडर को बुला लाते हैं तो वो तो चला देता है। हमने मतलब उधर ढूंढते भी तो बहुत ऊपर भी 10 रुपए की बोतल 500 रुपये में लगाते। जो 2-2 रुपए की जो 2-2 रुपए की सिरिंजें आती है ना, उनका तो बिल देखना 150 रुपये का होगा, उनका ध्यान से बिल देखो 150 रुपये इसमें कंपनी 25% हर तरफ से पैसा आता है, हर तरफ से। मरीज वो पैसा देके जाए, जो दवाई वाला आता है वो पैसे देके जाए, ठीक है जी। हाँ, कंपनी में उनकी बहुत पैसे देके जाए। फिर दूसरी बात, वो जिस लैब के लिए दे कि इस लैब से अपना जांच करा के लाओ, वो भी पैसे दे। और मान लो उसके बस की बात नहीं है डॉक्टर के सही करने की, तो वो जिस हॉस्पिटल में रेफर करेगा वो हॉस्पिटल वाला ही मतलब ये है, उसके हर साइड से पैसे हैं। लेकिन कुछ दिक्कत भी है। दिक्कत ये है कि कोई मरीज है, इमरजेंसी है, तो तुम चाहे 11 बजे सोए हो 12 बजे उठ के आना, उठ के जाओगे भाई, क्योंकि तुम नहीं जाओगे तो पता चली मरीज निकल तो निकल लेगा फिर भी, तो तुमको अंदर बुरा लगेगा कि अरे मेरी वजह से कोई मरीज चला गया, ठीक है, ये कोई बंदा मेरी वजह से चला गया, ये थोड़ी परेशानी है। और डॉक्टर में ये तो हालत है, मेरे यहाँ पर एक मेरे रिश्तेदार एडमिट थे, तो उनका इलाज चला था। वो पता है जल गए थे काफ़ी ज़्यादा, करंट लग गया था, करंट से जल गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो कल उधर देखने चलते हैं, चलो छुट्टी आज तो देखा, हम गए तो मेरी तो देखा सबसे पहले बोर्ड पे जाती है कौन डॉक्टर है, क्या डिग्री है, उसकी डिग्री देखी, वो था BOMS नहीं था, वो था BAMS। हाँ, वही जो वो मीठी गोली देते हैं ना, मीठी गोली वाला। अब मैंने कहा, मैं अंदर गया, मैंने देखा उनके बहुत लोग तो चल रही है, तो मैंने अपने सोचा कि इनको तो मीठी गोली खिलानी चाहिए, इनके बोतल भाई कैसे चला रहे हैं, कुछ क्यों पढ़ाएंगे भाई, क्यों पढ़ाएंगे? ये बताओ, तुम्हारे अभी कोर्स में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ठीक है, मैं तुम्हें इंग्लिश क्यों पढ़ाऊँ, हिंदी क्यों पढ़ाऊँ? हिंदी इंग्लिश में पढ़ाऊँ तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है, तो उन्हें पढ़ाया कुछ नहीं जाता है, वो कंपाउंडरी होते हैं एक प्रकार से, किसी इंग्लिश वाले डॉक्टर के पास जाके सीख लिया और बस बोल दिया, ठीक है। हाँ, तो मैं तो वो डॉक्टर को मिला मुझे, डॉक्टर साहब मुझे कैसे आपको क्या एक्सपीरियंस है? बोले साहब मुझे 4 साल का। उन्हें कहाँ लगे तो मैं बोले दिल्ली से मुझे 4 साल का। मैंने कहा वही तो मैं कहूँ, आपने पढ़ाई करी किसी और चीज़ की, वो तो लगा किसी और चीज़ की। तो कह रहा है मुझे कहता है ये बात कुछ और नहीं बोलना, यहाँ पर सब लोग ये सोचते हैं मैं सब कुछ चला लेता हूँ, ठीक है चला तो अपनी दुकान चल रही वही रहा। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन सही है हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। और आने वाला टाइम देखो, आने वाला टाइम ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में टीचर की जगह कोई रोबोट पढ़ाओ, ठीक है, या होलोग्राम पढ़ाओ, होलोग्राम सब भी पढ़ाओ, होलोग्राम पढ़ाओ, ठीक, वो आपके सारे क्वेश्चन के जवाब भी देगा, आपके जॉब भी देगा, सब कुछ देगा। लेकिन डॉक्टरी पेशा एक ऐसी है
कि कोई भी इंसान अपने रोबोट से इलाज नहीं कराए। वो पता चले उसका पेट फाड़ने को अब रोबोट की तरफ देखेगा, सोचेगा अगर इसे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी ना, इसका अगर कोई पुर्जा नक्शा भी डैमेज हो गया तो पता चले पेट की जगह ना सीना फाड़ लिया समझे, और सीना फाड़ना नहीं इंसान गया। तो वही बात है, तो आदमी रोबोट से लेकर आएगा, लेकिन वो फीलिंग को जनरेट नहीं कर सकता। देखो कोई प्रोग्राम है, टीचर का क्या एक प्रोग्राम है, उसने एक प्रोग्राम सेट कर दिया, वो आराम से मस्त पढ़ा रहा है, तुम्हें नहीं मतलब क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, बस पढ़ा तो निकल जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या आता है, फीलिंग्स आ जाती है। दूसरी चीज, हम लोग खा इतना रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी तुम इस समय जो भी बंदा साग खा रहा है, मैं साग की बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी बंदा साग खा रहा है उस साग में बेटा हर हफ्ते स्प्रे छिड़की जाती है, तो वो जिंदा है, ठीक है। तो तुम निखर क्या खा रहे हो, जहर खा रहे हो। और जो बंदे नॉन वेजिटेरियन है, वो लोग जो मुर्गी खा रहे हैं, ठीक है, बहुत शौक से खाते हैं कि अरे भाई आज तो भाई मुर्गी खा रहे हैं, ठीक है। वो मुर्गी इतना इंजेक्शन लगा के बढ़ाई जाती है ना कि वो तुम तो खा रहे हो प्रोटीन के पर्पज से, लेकिन तुम और बीमार पड़ रहे हो, और ऐसा चलता रहेगा। तो ये सब चीज़ तो आदमी इतनी ज़्यादा चीज़ें वैसी खराब खा रहा है कि बीमार पड़ना लाजमी है। दूसरी बात, जनसंख्या बढ़ना लाजमी है भाई, पॉपुलेशन की ऐसे ग्रोथ हो रही है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, त्राही मच जाए, कुछ भी मच जाए, डॉक्टर की दुकान तब भी खुलेगी, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा खराब चीज़ आएगी तो सबसे ज़्यादा नीड किससे होगी, डॉक्टर, ठीक है। तो दुख के पल में डॉक्टर की जरूरत होगी। कोरोना था, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, डॉक्टर मस्त आराम से, डॉक्टर बैठा था बहुत दूर बैठा रहता था, डॉक्टर बहुत दूर, पास नहीं आने का, वहीं से इलाज करता था बच्चे, बड़े सारी चीजें। तो इसलिए डॉक्टर बनो, बहुत अच्छी चीज। हमारी तो किस्मत खराब थी तो हमने मैथ ले लिया, अगर हमारी किस्मत अच्छी होती, हमने बायोलॉजी ली होती तो हम भी डॉक्टर होते। हमारे साथ के ऐसे गधा वाला डॉक्टर बन गए सही में। अरे बेटा उस समय ट्रेंड था कि नंबर अच्छे, परसेंटेज अच्छी है, 10th में मैथ ही ले, जिनको मैथ नहीं मिलती, कंपटीशन नहीं था उस समय, मैथ लेनी है जिनको भी तो बोले सही है। अब जैसे मैथ नहीं मिली, बोले बेटा तुम बायोलॉजी ले, तुमने बायोलॉजी ले ली। एक दो बच्चे ऐसे थे जिनको वास्तव में पैशनेट थे, नंबर अच्छे थे, पैशनेट थे, तो उन्होंने बायोलॉजी ली, 2-3 साल तैयारी करी, सब डॉक्टर बन गए ढंग से। लेकिन ये एक डॉक्टर हो गया, एक UPSC हो गया, ये थोड़ा पता टाइम टेकिंग सब्जेक्ट हमेशा। एक अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल इतना है कि हाँ तुम उस चीज़ में लगे रहो, मेहनत से करते रहो, एक दिन सफल हो, और जिस दिन सफल हो गए ना उसी दिन सब कुछ चेंज हो। और जिस दिन तुम सफल नहीं हुए हो तो तुमसे बड़ा बेकार का इंसान दुनिया की नजर में कोई नहीं होगी। दुनिया कहेगी कभी बेकार का इंसान ऐसे कुछ ना होगा। और जिस दिन तुम निकल गए उस दिन वो रिश्तेदार तक तुम्हें अपने रिश्तेदार बताएंगे जिनकी कभी जिंदगी में तुमने नाम और शकल नहीं देखी, नाम ही नहीं सुना है, और शकल भी देखी है, वो भी कहेगा कि देखो मेरे रिश्तेदार ने निकाल दिया। नहीं ऐसा इंसिडेंट एक बार क्या हुआ, मैं कोचिंग सेंटर में था, तो एक बंदा आया मेरे से बोला सर आपने IIT करी है? मैंने कहा हाँ करी है IIT। बोली कौन सी IIT है? मैंने IIT बताई। मैं बोला ब्रांच, मैंने ब्रांच बताई। तो कह रहा ये ब्रांच तो इस IIT में है ही नहीं। मैंने सही बताओ, सही कह रहे हो? बोले हाँ सर इस IIT में ये ब्रांच नहीं है। मैंने इसका मतलब IIT वालों ने मेरे साथ दगा कर दिया, मुझे पढ़ाते रहे यही सब, और मैं पढ़ता भी रहा, मुझे डिग्री भी नहीं दी, अब तो मैं IIT को केस करूँगा, ठीक है। अब वो थोड़ा सर पका गया ये बात सुन के। मैंने कहा भाई मैं टाइम गुजारा है, इतने साल पढ़ा हूँ मैं वहाँ पर, और तुम कह रहे हो कोई डिग्री नहीं है, वो ब्रांच ही नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम्हें कैसे पता? बोले वो मेरा एक रिश्तेदार है ना, वो उस IIT करता है। मेरी फ़ोन लगा, भाई रिश्तेदार तुम्हारा तो मेरा तो जूनियर ही होगा, मैं तो पास आऊँ, ठीक है। मैंने कहा फ़ोन लगा उसको, बोले वो नंबर नहीं है। तो मैंने तो रिश्तेदार में सब मारे ऊपर, तो वो बोले पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी बताई, बोले वहाँ से मेरा रिश्तेदार है। मैं कि वहीं उस रिश्तेदारी में फ़ोन लगाओ और उससे लड़के का नंबर लो और मेरी बात करो, ठीक है। फिर बाद में थोड़ा वो
कॉन्फिडेंस उसका खत्म हो गया, यानी समझिए ऐसे डायरेक्ट किसी से नहीं कहते, ठीक है। तुम किसी को, तुमने तो एक प्रकार से ये आरोप लगा रहे थे, इसका मतलब तुम IIT से ही नहीं, फिर बाद में ऐसे के शासन आते रहते हैं। ये चलो अब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं अगर ग्राफ की बात करूं, अभी हम लोग पीवी की बात करेंगे, पीवी डायग्राम की बात करेंगे सब कुछ। एक तरफ मैंने लिया प्रेशर और एक तरफ लिया वॉल्यूम। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, मुझे बताओ ये कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट क्या है? P। प्रेशर। तो कौन सा प्रोसेस है? ये वो है आइसो बैरिक प्रोसेस है। ला कौन सा है? चार्ल्स। ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है? इसमें क्या कांस्टेंट है? बी। कौन सा प्रोसेस है? आइसो कोरिक प्रोसेस, ठीक है। एक बात और याद रखना हमेशा कि सर जी पीवी डायग्राम में एक का स्लोप कम होगा और एक का स्लोप ज्यादा होगा। जिसका स्लोप कम होगा वो होता है आइसोथर्मल, जिसका कम होता है, जिसका ज्यादा होता है एडियाबैटिक। जिसका स्लोप ज्यादा वो क्या होगा? एडियाबैटिक। और जिसका स्लोप कम होता है वो होता है आइसोथर्मल, ठीक है। ये उठा देना वर्षा कुमारी, नरेश पाल सिंह, यस सर। पलक सागर, पलक पांडे, दिशा लोधी, वीरपाल सिंह, यस सर, मुरलीधर, यस सर। वीरपाल सिंह, यस सर, आरती, विकास दीप, नरेश पाल सिंह, यस सर। निशाबी, प्रेमपाल, कृतिकाली, हेमंत सिंह, यस सर। महवेश, हालिया, माहिमूद, लुबना, सानिया, अबूत, साबिक, यूशा, अर्निक है, शिवम, प्रसून, महक, लक्ष्मी, कशिश, पहले तो आई कल लगी थी आपकी। उसके बाद मेरा है ना, उसके बाद मेरे तो मत गए।
तो इसका ये है। अब एक कल को मैंने जितने ये सुने हैं आपसे, इन सबके फार्मूला सुने जाएंगे। कल को और प्रोसेस होंगे, साइक्लिक प्रोसेस, और इसकी पूरी क्वेश्चंस होंगे इसके, और एफिशिएंसी की बात की जाएगी। वाटर